भाई अब तक मार्केट में शांत रहने वाले, अब तक मार्केट पे हाथ रखकर बैठने वाले आज डीलें हाईजैक कर रहे हैं। बार्सिलोना हैज हाईजैक्ड रफीनियाज डील। और देखो रफीनिया का डील तो ऐसा है भाई कि आर्सेनल में जा रहा था तो चेल्सी ने हाईजैक किया, चेल्सी में जा रहा था तो बार्सिलोना ने हाईजैक कर लिया। लेकिन एक चीज समझने वाली ये है भाई कि ब्राजीलियंस का कनेक्शन जो है ना ला लीगा टीम्स के साथ और स्पेशली बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के साथ वो बहुत स्पेशल है। आप अगर पैसा दोगे भी तो दे माइट एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दे विल एक्चुअली आपके ऑफर को ठुकरा कर बार्सिलोना या रियल मैड्रिड ज्वाइन करेंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ है रफीनिया की डील में। बहुत सारे लोगों को लग रहा था, इवन मुझे भी लग रहा था कि रफीनिया विल बी ज्वाइनिंग चेल्सी, लेकिन जब बार्सिलोना वापस से कूदी ना तो भाई मुझे पता चल गया था कि रफीनिया इज गोइंग नोवेयर, रफीनिया इज हेडिंग टू कैंप नो। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि शावी का जो पुल है, मैं भाई सीख रहा हूँ शावी बोलना, जो आपके शावी का पुल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस विंडो में आपको देखने को मिल रहा है। लेवेंडोस्की आने को तैयार है, यूल्स कुंडे आने को तैयार है, रफीनिया आने को तैयार है, डेम्बेले भी रुक सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डेम्बेले माइट आल्सो स्टे। लेकिन अब रफीनिया अगर आ जाता है तो आई डोंट थिंक कि डेम्बेले फिर रुकना चाहेंगे। और चेल्सी रफीनिया से हाथ धो बैठी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेम्बेले को अब लेकर नहीं आ सकते। डेम्बेले का सैलरी फिगर डिसाइड करना पड़ेगा, डेम्बेले की एजेंट फी वगैरह देखनी पड़ेगी, बोनसेस वगैरह का चक्कर जो भी है वो देखना पड़ेगा। एंड डेम्बेले कुड बी ऑन हिज वे टू चेल्सी। एंड यहाँ पर रफीनिया के इस डील ने एक चीज तो साबित कर दी है कि क्लब चाहे कितना स्ट्रगल कर रहा हो, क्लब चाहे कैसा भी परफॉर्म कर रहा हो, फाइनेंशियल सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन बार्सिलोना जैसा क्लब जब आपके लिए आता है, आपके आगे ऑफर प्रेजेंट करता है, तो आप ना नहीं कर सकते, आपको कंसिडर तो करना पड़ेगा। और बेसिकली जो जेरार्ड रोमेरो वगैरह की रिपोर्ट्स आई हैं तो उसमें ये बोला गया है कि डेको को बेटर आपकी एजेंट फी ऑफर कर रही थी चेल्सी। और डेको क्योंकि आपके बार्सिलोना और चेल्सी दोनों क्लब्स के लिए खेल चुके हैं और वो आपके रफीनिया के एजेंट है, तो पैसे को देखते हुए तो चेल्सी की डील ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। लेकिन अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं, अपने फेमिलियर एक कल्चर की बात करूं, तो ऑब्वियस सी बात है ब्राजीलियंस स्पेन जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर रफीनिया ने टर्म्स एंड कंडीशन सारी एग्री होने के बाद भी जब लीड्स और चेल्सी के बीच हो गई थी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया डेको को कि आई ओनली वांट बार्सिलोना। और जब बार्सिलोना वापस आई है तो यहाँ पर बार्सिलोना का पुल दिखाई दे रहा है हमें। उसके बाद यार अगर मैं बाकी डील्स की बात करूं तो, और ये डील अपफ्रंट फी नहीं देगी बार्सिलोना, एक बार में 60 मिलियन नहीं, ये आपका इंस्टॉलमेंट में जाएगा। तो बार्सिलोना ने एक तरीका निकाल लिया है कि कैसे वो अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन उनको एक बार में इकट्ठा पैसा भी ना देना पड़े। तो यही होती है भाई, यही होती है दिमाग वाली पॉलिसीज जब आप ट्रांसफर विंडो में उतरते हो और आपको पता होता है कि अगर आपको टॉप प्लेयर चाहिए हैं तो आप उन टॉप प्लेयर्स को लेकर कैसे आ सकते हो। और यहाँ पर मैथ्यू एल्मेनी और आपके लापोर्ता की मिली भगत के हिसाब से अगर मैं देखूं, इस वक्त पे आपकी विंडो बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। यूल्स कुंडे के बारे में भी जेरार्ड रोमेरो ने बोला है कि सोचो, जो अभी तक हम मार्केट वैल्यू सुन रहे थे कि 60 मिलियन 60 मिलियन 60 मिलियन, अब वो अचानक से 45 मिलियन पे आ गई है जूल्स कुंडे की डील। और मेरे हिसाब से तो भाई बार्सिलोना को अब लेवेंडोस्की अगर आ जाते हैं तो अटैक में भूल जाना चाहिए कि उनको कोई साइनिंग करनी भी है। रफीनिया एंड लेवेंडोस्की आर मोर देन इनफ, ठीक है ना। मिडफील्ड आपकी टच करनी ही नहीं है आपको, आपके पास हर कोई आ चुका है। तो बेसिकली अब आपको इंप्रूव करना है आपका डिफेंस लाइन। और मेरे हिसाब से तो रफीनिया और कुलिबली की में अगर मुझे चुनना होगा तो सेंटर बैक के एरिया को देखते हुए और राइट बैक के एरिया को देखते हुए दोनों ही पोजीशन को अपग्रेड करना, बिकॉज क्रिस्टनसन इज नॉट द सेंटर बैक जो कि एक मैच विनर या फिर एक लीडर की तरह खेल सकता है बार्सिलोना के इस सेटअप में। क्योंकि अगर मैं सीरियसली बात, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो एरिक गार्सिया और क्रिस्टनसन दोनों एक ही बराबर के पोटेंशियल होल्ड करते हैं, बल्कि एरिक गार्सिया कैन बी अ मच बेटर प्लेयर इन फ्यूचर अगर वो मेहनत कर गया और अगर वो सिस्टम में सही से फिट हो गया जावी के। अब यहाँ पर देखो यार, जूल्स कुंडे की डील क्रूशल क्यों है, क्योंकि बार्सिलोना के पास एक राइट बैक नहीं है। और यूल्स कुंडे काफी वर्सेटाइल प्लेयर हैं, वो एक एज अ राइट बैक भी खेल सकते हैं, वो एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर भी खेल सकते हैं, वो साथ ही साथ सेंटर बैक तो हैं ही।
तो यहाँ पर आपको एक वर्सेटाइल प्लेयर मिल रहा है 45 मिलियन में, और ये भी डील आप इंस्टॉलमेंट में अगर क्रैक कर लेते हो तो भाई दिस वुड बी अ मिरेकुलस विंडो फॉर बार्सिलोना। और यहाँ पर यार जो टीवी राइट्स हम सुन रहे थे ना कि 25 मिलियन के वो सॉरी 25% टीवी राइट सेल कर रही है, तो एक्चुअली में 10% उन्होंने अमेरिकन एजेंसीज को दिए हैं और 15% वो एक और डील साइन कर रहे हैं टीवी राइट्स की, जहां से उनको और पैसा मिलेगा। तो अभी तक जो हम कह रहे थे बारसा के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अब चीजें क्लियर होती दिख रही हैं। उन्होंने अभी प्रॉफिट दिखाया है भाई ईयरली रेवेन्यू में अपने, कि हमने प्रॉफिट कमाया 260 मिलियन का, प्लस वो जो डील्स ये वाली कर रहे हैं, तो उससे एक उनको अब प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक प्रॉपर फंडिंग मिल जाएगी, एक प्रॉपर बैकिंग मिल जाएगी मार्केट में उतरकर पैसा खर्च करने की। लेवेंडोस्की के केस में भी भाई हम सबको पता है कि बायर्न म्यूनिख जो है वो गलीचपन पे उतर आई है। वो लेवेंडोस्की की हर बार जितने बार भी ऑफर जा रहा है उतने बार मार्केट वैल्यू बढ़ा देते हैं, मतलब उसका जो प्राइस टैग है वो अप कर देते हैं। बार्सिलोना ने इनिशियल प्रॉमिस किया था लेवेंडोस्की को, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भाई उसको 40 मिलियन में वो लेकर आएंगे, वो 40 मिलियन की फी देंगे, और उसके एजेंट ने बोला था कि 40 मिलियन इज मोर देन इनफ करंट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए। तो यहाँ पर बार्सिलोना ने 40 मिलियन का फिगर मैच कर दिया है लेवेंडोस्की के एजेंट ने जो उनको दिलासा दिया था उसके हिसाब से। लेकिन बायर्न म्यूनिख अभी भी अड़ी हुई है कि उनको 60 मिलियन चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर यार देखो, लेवेंडोस्की इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना को लेवेंडोस्की जैसा मैच विनर चाहिए। लेकिन 60 मिलियन पे लेवेंडोस्की को लेकर आना वोंट बी अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि आप अगर 60 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो प्लेयर आपको कम से कम 4 साल दे टॉप टॉप पे। लेवेंडोस्की इज ऑलरेडी 34, ही विल बी टर्निंग 34 सून। तो यहाँ पर भाई एक एज फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। वो उसकी फिटनेस बहुत लाजवाब है, लेकिन हमें नहीं पता कि एक सीजन अच्छा परफॉर्म करने के बाद या 2 सीजन देने के बाद क्या लेवेंडोस्की तीसरे सीजन में आने तक वो जो परफॉर्मेंस बार है वो मैच कर पाएंगे, वो मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से लेवेंडोस्की के केस में जो आप ये अभी नेगोशिएशन देख रहे हो ये ब्रेक डाउन भी हो सकती है अगर बायर्न म्यूनिख ने नहीं एक्सेप्ट किया बार्सिलोना का ऑफर। एंड आई डोंट थिंक जावी इस ऑब्सेशन को टीम के ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने के लिए भाई तार तार करने पे रख देगा। आई थिंक जावी भी ये सोचेगा, और देखो भाई एज अ मैनेजर एंड एज अ बारसा लेजेंड उसको पता है कि उसको किस तरीके से इस विंडो को फॉर्मुलेट करना है, कौन से प्लेयर्स लाने हैं कौन से नहीं लाने हैं। लेवेंडोस्की इज अ मस्ट साइनिंग, लेकिन वो आपके ट्रांसफर बजट को अगर हैम्पर कर रहा है, वो आपके अगर ट्रांसफर स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रहा है, तो फिर बार्टोमेओ के एरा में और लपोर्ता के एरा में फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो आपको बेसिकली अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि बायर्न म्यूनिख को आप कितना और नीचे लेके आ सकते हो। 45 मिलियन तक अगर हो जाती है डील तो इट वुड बी अ ब्रिलियंट साइनिंग फॉर बार्सिलोना, और उनको एक प्रूवन नंबर 9 मिल रहा है। साथ ही साथ अगर मैं मिंगेजा लेंगले वगैरह की बात करूं तो भाई सिर्फ साइनिंग्स आ नहीं रही हैं, प्लेयर्स जा भी रहे हैं। ट्रेनेकाओ के लिए स्पोर्टिंग क्लब डे लिस्बन आ रही है साइन करने के लिए, और डिपार्चर ऑलरेडी हो चुके हैं भाई। लूक डी गोट जा चुके हैं, आपके एडमा टराउरे जा चुके हैं, एडमा आदमखोर टराउरे, जिन्होंने प्रॉमिसिंग स्टार्ट दिया था बहुत ही ज्यादा। एटलेटिको वाला गेम याद होगा जब उन्होंने लेनी देनी कर दी थी सामने वाली टीम की, लेकिन उसके बाद से उनका जो असली रूप है जो हमें पता है बेसिकली, अडमा इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अडमा का कैन बी अ फिलर। तो फिलर की जरूरत नहीं है अभी बार्सिलोना में, बिकॉज फिलर ऑलरेडी बहुत सारे हैं। उनको चाहिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, उनको चाहिए एक्चुअली कैरी करने वाले टीम को प्लेयर्स। तो यहाँ पर एडमा वाज नॉट द वन। लूक डियोंग की शुरुआत बहुत ही ड्रामेटिक रही थी, क्रिटिसाइज की जा रही थी मूव, लेकिन ही बिकेम अ क्लच प्लेयर फॉर बार्सिलोना। और ये जो अब डिपार्चर हुआ है उसके बाद से और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है एक प्रॉपर नंबर 9 की, एक गोल प्रूवन गोल स्कोरर की। अब भाई जाने के बाद लूक डी योंग ने, मेरे मुंह से लूक डी गोट निकल रहा है जो कि ऑब्वियस सी बात है वो है, वो उन्होंने सेविया से अपना जो रिश्ता है वो खत्म करके वो पीएसवी चले गए हैं भाई, और एरिडिजवी में खेलेंगे अब वो। और नेदरलैंड स्क्वाड में जगह बनाने के लिए उनके पास एक अच्छा मौका रहेगा, रेगुलर प्लेइंग टाइम मिलेगा, गोल्स वोल स्कोर करेंगे, वो धमा चौकड़ी मचा सकते हैं। यहाँ पर भाई लेंगले की डील एग्री कर ली गई है, लोन डील जो है स्पर्स के साथ, और एक तरीके से बहुत ही शानदार मूव रहेगा ये बार्सिलोना के लिए भी और स्पर्स के लिए भी। अब सोच रहे होंगे लोग कि कॉन्टे पगला गया है क्या, लेंगले को क्यों लेके आ रहा है, लेंगले तो हमारे लिए एक फेलियर था। लेकिन भाई कॉन्टे ऐसी ही साइनिंग करता है, कॉन्टे को ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए होते हैं। उसको नहीं चाहिए बड़े बड़े नाम, उसको नहीं चाहिए आप कह सकते हो कि ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर, पॉल पॉगबा जैसे प्लेयर जो लाइमलाइट लेकर आए, नहीं।
उसको चाहिए ऐसे ही छोटे मोटे नाम, जो कि उसको उसकी टीम पे इतना ज्यादा फोकस न डालें, मीडिया अटेंशन न दें। और मिंगेजा की भी डील भाई हो जाएगी। मोन्जा, अब सबको याद रखो भाई, F1 की हम ट्रैक की क्यों बात कर रहे हैं, नहीं भाई, इसी साल प्रमोट हुई है मोन्जा सीरिया ए में, और वहां उनकी डील पे बातचीत चल रही है। मिंगेजा कुड बी जॉइनिंग एंड कुड लीव बार्सिलोना फॉर एन इटालियन साइड। तो देखते हैं भाई क्या होता है। लेकिन भाई एक चीज तो हमने भाई सीख ली इस ट्रांसफर विंडो से, कि डील तब तक पूरी नहीं होती जब तक फोटो ना खिंच जाए, जब तक फोटो रिलीज ना कर दे ऑफिशियल आपका क्लब, तब तक डील ये मत सोचो कि साइन हुई है। और अब तो मुझे धक धक हो रहा है भाई फ्रेंकी डियोंग के केस में, कहीं चेल्सी की जो रिपोर्ट आ रही है वो सच ना हो जाए, लेकिन नहीं, फ्रेंकी डियोंग विल बी यूनाइटेड प्लेयर, इजंट इट गाइस?